नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 2 चिट्ठी के अक्षर को करेंगे। यह पाठ अनुस्वार एवं अनुनासिक पर आधारित है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह, बड़ी सुंदर लिखावट है। आप तो मेरे मन की बात भांप गए। अब ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिन पर बिंदु लगा है अथवा चंद्र बिंदु लगा है। ठीक है, अब देखिए, संपादक में क्या लगा है? बिंदु। सुंदर में भी बिंदु। ठीक है, और उसमें क्या लगा है? भाप। और मुंह में चंद्र बिंदु। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बिंदु वाले शब्द यहाँ पर लिखने हैं और चंद्र बिंदु वाले यहाँ पर। तो संपादक यहाँ लिखा जाएगा और सुंदर भी, और यहाँ पर मुंह, चंद्र बिंदु वाले शब्द मुंह और भाप। अब देखिए, बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अब बिंदु वाले शब्द को बोलकर देखिए। संपादक और क्या है? सुंदर। तो कहाँ से निकल रही है साउंड? आवाज कहाँ से निकल रही है? नाक से निकल रही है। ठीक है, अब अगला देखिए। चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अब चंद्र बिंदु वाले शब्द कौन कौन से थे? मुंह और भाप। ठीक है, अब इन दोनों शब्दों का उच्चारण करते समय जो वायु है, आवाज है, वो कहाँ से निकल रही है? मुंह एवं नाक दोनों से निकल रही है। ठीक है, अब नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। वर्णमाला का पहला वर्ण क्या होता है? क। दूसरा ख। तीसरा ग। चौथा घ। पांचवा न। अब ये क वर्ग था। ठीक है, अब च वर्ग। च तो लिखा गया पहला वर्ग। च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। क्या आप जानते हैं कि कुछ शब्दों को दो प्रकार से लिखा जाता है? नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे अंक है, उसे इस तरह से और इस तरह से लिखा जाता है। चंचल को ऐसे और ऐसे, ठंडा को इस तरह से, चंदा को इस तरह से और इस तरह से, पंप को इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, शब्द के दोनों रूप क्या हैं? सही हैं। चाहे हम इस तरह से लिखें चाहे इस तरह से लिखें, दोनों ही रूप क्या हैं? सही हैं। पंप को चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। मगर आजकल शब्दों को मानक रूप में दूसरे प्रकार से लिखा जाता है। कैसे? इस तरह से, ऐसे लिखा जाता है। अंक, चंचल, ठंडा, चंदा, पंप शब्द मानक रूप में हैं। ठीक है, आइए अब इन शब्दों के आधार पर बिंदु लगाने के नियम को समझें कि इनमें बिंदु क्यों लगाए। ठीक है, जैसे चंदा है। चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा है? कौन सा है आधा वर्ण? आपको चंदा शब्द में कौन सा आधा वर्ण दिख रहा है? न, है ना? न क्या है? वो आधा है। न वर्ण क्या है? वो आधा है। अब अगले ख में देखिए, यह पांचवा वर्ण किस वर्ग का है? जो न है वो किस वर्ग का है? त वर्ग का। ये देखिए, त, थ, द, ध, न। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? त वर्ग का। ठीक है, त वर्ग।
अब अगला देखिए, पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? पांचवें वर्ण के बाद, पांचवें वर्ण के बाद चंदा में द है, तो क्या है? द वर्ण। अब अगला देखिए, पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? द किस वर्ग का आएगा? ये देखिए, त वर्ग का ही है ये भी, ये रहा द, है ना, त वर्ग का ही है ये भी, त वर्ग। अब बताइए, क्या पांचवा वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग के हैं? हाँ, अभी देखा हमने। चंदा शब्द में पांचवें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? बिंदु का, यानी कि अनुस्वार का। क्या चंदा शब्द के पांचवें वर्ण में अस्वर है? नहीं है, तभी तो वो आधा है। अगर उसमें स्वर होता तो वो पूरा होता। ये आधा है सिर्फ, न क्या है? आधा है। अगर उसमें स्वर होता तो ये दोनों मिलकर पूरा न बनाते हैं, लेकिन इसमें ये स्वर नहीं है, इसलिए ये आधा है। ठीक है। अब देखिए, यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो तो उस पांचवें वर्ण की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, यदि पांचवें वर्ण के बाद, जैसे चंदा में पांचवा वर्ण क्या है? न था पांचवा वर्ण, त वर्ग का, है ना। उसके बाद उसी वर्ग का कोई अन्य वर्ण, उसी वर्ग का द आ गया है ना, तो उस पांचवें वर्ण की जगह पर, यानी कि इस आधे न की जगह पर बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। तो चंदा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिंदु यानी अनुस्वार का प्रयोग। और यह बिंदु पांचवें वर्ण से पहले वाले वर्ण पर लगाया जाता है। ठीक है, पांचवें वर्ण से पहले वाले वर्ण पर लगाया जाता है, यानी च के ऊपर लगेगा बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे? अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है। अब आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में पांचवें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह यानी बिंदु लगाइए। क्या बनेगा? रंग, मंजन, डंडा, अंत, कंपन, दिनांक, पंचम, पंडित, गंदा, अंबर। ठीक है, इस तरह से बिंदु का प्रयोग करना है। अब अगला देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए। जैसे रग दिया था तो हमने रंग बना दिया, गदा गंदा, चिता चिंता। तो अब हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। जैसे रंग का वाक्य हमें दिया गया है, सुशीला लाल रंग के फूल लाई थी। तो अब गंदा का बनाना है हमने और चिंता का बनाना है। ठीक है, तो गंदा का क्या बनेगा? तुम्हारा बैग बहुत गंदा हो रखा है। और चिंता का, मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता हो रही है। ठीक है, कोई और वाक्य भी आप अपनी ओर से बना सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम मानक रूप में लिखने हैं। ठीक है, मानक रूप में यानी बिंदु का प्रयोग करते हुए, अनुस्वार का प्रयोग करते हुए। ये क्या है? पंखा, पंखे का चित्र है। मंदिर, बंदर, इंजन, घंटी, 15, अंगूर, पतंग, झंडा। ठीक है, या तिरंगा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप इसकी जगह पे तिरंगा या झंडा लिख सकते हैं। और ये क्या है? पंख।
अब अगला प्रश्न है, यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का ना हो जिस वर्ग का पांचवा वर्ण है, अथवा वही पांचवा वर्ण दोबारा आए तो क्या होगा? आइए दिए गए उदाहरणों से इसे समझें। पहले प्रश्न को समझिए कि यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी वर्ग का अब ना हो, जैसे न, चंदा में न के बाद द उसी वर्ग का था, न वर्ग का ही है ना, लेकिन अब उस वर्ग का ना हो उससे अगले वाला वर्ण जिस वर्ग का पांचवा वर्ण है, ठीक है, और वही पांचवा वर्ण दोबारा आ जाए, जैसे न जो है वो दोबारा आ जाए, ठीक है। तो आइए दिए गए उदाहरणों से इसे समझते हैं, जैसे जन्म, सम्मान, भिन्न। अब देखिए, जन्म शब्द में कौन से पांचवें वर्ण में अस्वर नहीं है? किस में नहीं है अस्वर? न में नहीं है, न वर्ण में, ठीक है, इसमें स्वर नहीं है, तभी वो क्या है, आधा है। इसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? अब जन्म में म किस वर्ग का है? प, फ, ब, भ, म, प वर्ग का है, ये तो प वर्ग का, ठीक है। क्या दोनों के वर्ग समान है? ये तो त वर्ग का है और ये प वर्ग का है, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, है ना। तो ये अलग अलग वर्ग के हैं, तो क्या आएगा उत्तर? नहीं। सम्मान और भिन्न शब्दों में कौन से वर्ण दो बार आए हैं? अब देखिए, सम्मान में म दो बार आया है, भिन्न में न दो बार आया है। म और न वर्ण दो बार आए हैं, है ना। ये वर्ण अपने अपने वर्ग के कौन से स्थान के वर्ण हैं? कौन से स्थान के वर्ण हैं? म कौन से स्थान का है? प, फ, ब, भ, म पांचवे का, और न त, थ, द, ध, न भी पांचवे का, तो पांचवे स्थान के हैं ये दोनों ही, पांचवे स्थान के, ठीक है। अब अगला देखते हैं आगे क्या है इसमें। ये देखिए, यदि पांचवें वर्ण के बाद किसी दूसरे वर्ग का वर्ण आए अथवा वही पांचवा वर्ण दोबारा आए तो अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। समझ गए आप कि यदि पांचवें वर्ण के बाद किसी दूसरे वर्ग का वर्ण आए अथवा वही पांचवा वर्ण दोबारा आए तो अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कि ये जन्म है, जन्म को हम ऐसे नहीं लिख सकते, बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग वर्ग के हैं। सम्मान में ये दो बार आ गया एक ही वर्ण, पांचवा वर्ण, तो इसमें भी हम ऐसे सम्मान नहीं लिख सकते, और भिन्न को भी हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये दो बार आए हैं, पांचवा वर्ण जो है दो बार आया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, गलत होगा हमारा, तो इसको इस तरह से हम नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, उनके सामने हाँ, तथा जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा उनके सामने नहीं लिखना है। अब सुंदर में अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है क्योंकि ना और द एक ही वर्ग के हैं। अन्न में अब ये न दो बार आ गया, तो पांचवा वर्ण जब दो बार आ जाए तो नहीं, सॉरी यहाँ पर सुंदर इस तरह से नहीं लिखना, हमें यहाँ पर क्या करना है, हाँ या नहीं में उत्तर लिखना है ना। तो यहाँ पे आएगा हाँ, अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है, और इसमें नहीं। सम्मानित में भी माँ जो है दो बार आ गया है ना, पांचवा वर्ण दो बार आ गया, तो इसमें भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। पंकज इसमें होगा, तो हाँ, उत्तर क्या होगा हमारा, हाँ, ठीक है। पंछी में भी हाँ, पंछी को हम लिख सकते हैं, और अक्षुण नहीं, इसमें हम नहीं लिख सकते, अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे पंकज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, पंछी को इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अक्षुण को हम इस तरह से ही लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है,
नीचे खंड 1 व 2 में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। बाधा, बांधा, सास, सांस, काटा, कांटा, सवार, संवार। ठीक है, सवार, संवार। अब खंड 1 के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? खंड 1 कौन सा है? ये। पहले अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान हमें लगाना है। ठीक है, देखो, बाधा, सास, काटा, काटा, सवार, तो मुंह से साउंड आ रही है हमारी। कहाँ से आ रही है? मुंह से। अगले में देखिए, खंड 2 के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए, बांधा, सांस, कांटा, संवार। अब यहाँ किससे निकल रही है साउंड? किससे आ रही है आवाज? मुंह एवं नाक दोनों से आ रही है अब। ठीक है, अब अगला देखिए, जिन शब्दों को बोलते समय आवाज मुंह व नाक दोनों से निकलती है, उनके ऊपर क्या लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु, यानी कि अनुनासिक लगा हुआ है। ठीक है, अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। जब किसी वर्ण को बोलते समय आवाज मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है, उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। चंद्र बिंदु को व्याकरण की भाषा में अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, अब चंद्र बिंदु के बारे में हम पढ़ रहे हैं, यानी कि अनुनासिक। नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह लगाइए और वाक्य में वाक्य बनाइए। जैसे पूछ, पूछ, आधी, आंधी, कहा, कहाँ, सवार, संवार, चाटा, चांटा। अब देखिए, पूंछ का वाक्य हमें दिया गया है। गाय अपनी पूंछ से मक्खियां उड़ा रही थी। आंधी का बनाना है अब हमें। आंधी, कल रात बहुत तेज आंधी आई। कहाँ, कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ रहते हो? संवार, मैं अपनी गुड़िया के बाल संवार रही हूँ। चांटा, राम ने मोहन को जोरदार चांटा मारा। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। पुस्तकें, सड़कें, चित्रों, फलों, चिट्ठियों। अब इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज कहाँ से निकलती है? कहाँ से साउंड आ रही है? पुस्तकें, तो क्या कहाँ से आ रही है? मुंह एवं नाक दोनों से आ रही है साउंड। ठीक है, दोनों से। ठीक है, पहले बताए गए नियम के अनुसार इन अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए था? कौन सा चिन्ह आना चाहिए था? जब साउंड जो है मुंह और नाक दोनों से आ रही है, तो कौन सा चिन्ह आना चाहिए था? अनुनासिक आना चाहिए था, यानी कि चंद्र बिंदु आना चाहिए था। इन अंतिम अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आया? लेकिन आया कौन सा चिन्ह है? ये क्या है? बिंदु। सब में क्या लगा हुआ है? बिंदु, यानी कि अनुस्वार लगा हुआ है ना? सोचने की बात है। अब देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। यदि किसी वर्ण को बोलते समय आवाज मुंह एवं नाक दोनों से निकले, मगर शिरोरेखा यानी कि जो लाइन होती है ऊपर किसी भी, जैसे क के जैसे क के ऊपर लाइन, ये क्या है? शिरोरेखा। ठीक है, मगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहां अनुनासिक की जगह अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई मात्रा हो शिरोरेखा के ऊपर, तो चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। समझ आई आपको बात? ठीक है, दोबारा देखिए, यदि किसी वर्ण को बोलते समय आवाज मुंह एवं नाक दोनों से निकले, मगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो, तो वहां अनुनासिक की जगह अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है,
अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार एवं अनुनासिक चिन्ह लगाइए। संपादक, संपादक, मैंने, तिथियां, चंद्र बिंदु आएगा यहाँ पर, ठीक है। तिथियां, पूंछ, कुर्सियां, सुंदर, मालाओं। अब देखो शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है तो बिंदु आएगा, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है तो बिंदु आएगा। ऊंचा, आओ दोहराए। नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप हमें लिखने हैं। जैसे कोधने, कोधने को किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, अब शिरोरेखा के ऊपर मात्रा है ना, तो बिंदु आ जाएगा यहाँ पर, कोंधने। साप, साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। मस्तिष्क को किस तरह से लिखा जाता है, मस्तिष्क। कीजिए, पूर्ति, इस तरह से लिखा जाता है। पड़ेगा। अब नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप हमें लिखने हैं, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। वचन बदलना है हमें। बात, बातें। कुर्सी, कुर्सियां। हाथ पर, हाथों पर। कविता, कविताएं। साधु को, साधुओं को। कहानी, कहानियां, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कुछ शब्द एक वचन, क्या दिया गया है कि कुछ शब्द जो है एक वचन और बहुवचन रूप में एक जैसे रहते हैं, परंतु कारक चिन्ह आ जाने पर वे ओ के रूप में आते हैं। जैसे हाथ, वैसे तो हाथ का हाथ ही रहेगा, एक वचन, चाहे एक हाथ हो, चाहे दो हाथ हो, चाहे 10 हाथ हो, है ना। लेकिन अगर हाथ के साथ पर आ जाए, यानी कि कारक चिन्ह लग जाए, में, पर, है ना, ये सभी क्या है, कारक चिन्ह। कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रदान के लिए, है ना, इस तरह से। तो हाथ पर आए, पर आ गया यानी कि कारक चिन्ह आ गया, तो हाथों पर हो जाएगा उसका, ठीक है। जैसे घर का घर ही रहता है, एक घर हो, दो घर हो, ठीक है। और अगर घर में आ जाए यानी कारक चिन्ह लग जाए तो घरों में, ठीक है, इस तरह से। अब अगला प्रश्न है, आओ लिखें। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपको परीक्षा लिखनी है कि जो भी आपकी परीक्षा जिस भी सन की थी, जैसे 2022 और 2023 की ले लीजिए, ठीक है। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप, DAV में, पब्लिक स्कूल, ठीक है। जिस भी सन में आप, जिस भी दिन हुई थी आपकी परीक्षा, और अपने मित्र का यहाँ पर आपको नाम लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्या है, 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा देते समय आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, इनके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है, ठीक है। तो अब प्रिय मित्र सुधीर, मधुर स्मृति, अब कैसे लिखना है आपने, आशा है कि तुम स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से अपनी 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा देते समय मैंने जिन कठिनाइयों का सामना किया उनके बारे में बताना चाहता हूँ। यानी कि जो फाइनल एग्ज़ाम हुए थे आपके लास्ट टाइम 5वीं कक्षा में, उसके बारे में आप बता रहे हो, ठीक है, कि क्या क्या कठिनाइयाँ आई। इस साल की परीक्षा वास्तव में बहुत ही चुनौतीपूर्ण थी, यानी बहुत ही चैलेंजिंग थी। सबसे पहले गणित के प्रश्न काफ़ी कठिन थे और समय भी कम था। इसके अलावा हिंदी के निबंध में विषय समझने में परेशानी हुई। विज्ञान की परीक्षा में कई नए प्रश्न थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और पूरी कोशिश की। उम्मीद है कि परिणाम अच्छे आएंगे। तो उसने अपना अनुभव साझा किया है कि उसको किस किस कठिनाई का सामना, आपने अपने मित्र से ये अनुभव साझा किया है कि आपको किस किस तरह की कठिनाइयाँ आई पेपर में, ठीक है।
तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी रमेश। यहाँ पर आपने अपना नाम लिख देना है। तो इस तरह से आपको ये पत्र लिखना था। आपको अपने एग्ज़ाम में किस तरह की कठिनाई आती है या किस तरह की कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता है, उस हिसाब से आप इस पत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।